गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के जो अर्थशास्त्र विषय की जो हमारी पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन, उसका हम जो चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसके पिछले वीडियो में हमने ये जान लिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी जो जनसंख्या थी उसका व्यावसायिक वितरण क्या था। ठीक है, यानी कि जो भारत की कुल जनसंख्या थी वो विभिन्न व्यवसायों में कैसे बटी हुई थी, तो वो हम जान चुके थे। अब हम ये जानेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत की जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण था उसकी क्या विशेषताएं थी। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जनसंख्या की व्यवसायिक वितरण की विशेषताएं जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या की व्यवसायिक वितरण की विशेषता आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर 4 विशेषताएं पहले लिख रखी हैं, आप देख पा रहे हो। देखिए, सबसे पहला इसमें विशेषता हमारी की कृषि एक मुख्य व्यवसाय है। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 में, जब हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, तब हमारे जो जनसंख्या थी वो अधिकतर कौन से व्यवसाय के संदर्भ में थी, वो थी हमारे कृषि व्यवसाय में, यानी कि एग्रीकल्चर उसका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कृषि मुख्य व्यवसाय क्यों हो गया था। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की लगभग अगर हम बात करें परसेंटेज, तो 72.1% जनसंख्या। कितनी बच्चों, ये बात हो रही है हमारी 15 अगस्त 1947 के वक्त की बात हो रही है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। तब हमारी लगभग भारत की जो कुल जनसंख्या थी उसका लगभग 72.1% जो जनसंख्या थी मैं कौन सा बिजनेस कर रही थी, कृषि का व्यवसाय कर रही थी। ठीक है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं स्वतंत्र प्राप्ति के समय मुख्य बिजनेस हमारा क्या रहा होगा, यानी कि कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कृषि इस समय जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय बनी हुई थी। और सन 1901 तथा सन 1951 की अवधि के मध्य प्राथमिक क्षेत्र में कार्य जनसंख्या के अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हुई। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, 1901 की अगर हम बात करें तो हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र था, आपने कल एक टेबल देखी थी, टेबल मैंने तैयार की थी। 1901 में जो प्राथमिक क्षेत्र थे हमारा, उसमें 71.8% जनसंख्या लगी हुई थी। और यही जनसंख्या 1951 में कितनी हो पाई थी, मात्र ये मात्र हो पाई थी 72.1%। यानी कि कृषि मुख्य व्यवसाय है जिसमें 1901 में 71.8% जनसंख्या कार्य थी, और 1951 में ये बढ़ के कितनी हुई थी, 72.1%, यानी कि नाम मात्र की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। और इसका रीजन और समझ लीजिए, कृषि ही क्यों अपनाई उस समय लोगों ने, क्योंकि इसका प्रमुख कारण था स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय शिल्प एवं कुटीर उद्योगों को हतोत्साहित किया जाना था। हतोत्साहित का मतलब होता है बच्चों, यानी कि जो हमारे अंग्रेज आए थे हमारे देश में, उन्होंने भारत के लघु और कुटीर उद्योगों का बिल्कुल विकास नहीं किया, और जो भी विकास किया तो निगेटिव तरीके से किया, यानी कि उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप अनेक कारीगर शहरी उद्योग धंधों को छोड़कर कृषि पर डिपेंड हो गए, यानी कि कृषि पर निर्भर हो गए। छात्रों, अभी आप समझ गए होंगे अच्छे से कि कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय क्यों था, क्या रीजन रहे होंगे। दूसरा देखिए, कृषि श्रमिकों में वृद्धि। देखिए बच्चों, दूसरी हमारे जनसंख्या के व्यवसाय वितरण की विशेषता थी कि कृषि के जो श्रमिक लगी हुई थी वो कम होने की जगह बढ़ गए। तो मैंने यहाँ पर देखिए परसेंटेज के रूप में दर्शा रखा है। कृषि श्रमिकों में वृद्धि कैसे हुई कि जो हमारे श्रमिक थे जो कृषि व्यवसाय कर रहे थे वो पहले थे 16.9%, समझ गए ना। तो ये बढ़कर कितने हो गए, 19.1%। अब ये रीजन बताया हूँ क्यों हुआ। तो ये हमारा हो गया वर्ष 1901 तथा 1951 के मध्य प्राथमिक क्षेत्र में लगे श्रमिकों का अनुपात 16.9% से बढ़कर 19.1% हो गया। ये क्यों हुआ, इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश कृषि नीति एवं लगान प्रणाली के परिणाम स्वरूप छोटे किसानों की जमीन का धीरे धीरे उनके हाथों से खिसककर जमींदारों के हाथों में जाना था। वो समझ में बात मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला कि कृषि श्रमिकों में वृद्धि हो गई। 1901 से 1951 की यहाँ बात की गई है, तो 16.9% थी पहले, वो हो गई 19.1%।
7%। इसका मुख्य रीजन ये था कि अंग्रेजों ने किसानों से लगान वसूली करना प्रारंभ कर दिया था और जितना भी फसल उत्पादन होती थी उसका एक बड़ा भाग अंग्रेजों को हमें लगान के रूप में किराए या रेंट के रूप में चुकाना पड़ता था। ठीक है, तो पता है इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो हमारे जमींदार थे, मतलब भारतीय जिनके पास जमीनें थी, वो धीरे धीरे जमींदार की जगह उन पर कार्य करने वाले मजदूर बन गए। ये मुख्य कारण था। ठीक है, तीसरा देखिए धीमा औद्योगिक विकास। ये देखा तीसरी विशेषता हमारे व्यवसाय वितरण की क्या थी? तो उस समय जो उद्योगों का विकास हुआ, इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ? बहुत धीमी गति से। देख पा रहे हैं आप, हमारा 1901 में जो उद्योगों की व्यवस्था कैसी थी देखिए, 10.6% डेवलपमेंट था। वो धीरे धीरे 51 तक जाकर केवल कितनी बढ़ पाई थी? 12.6%। तो आप देख पा रहे हैं कि उद्योगों में विकास तो हुआ लेकिन कितना? केवल 2% मात्र, 10.6 से 12.6। तो ये कोई विकास नहीं कर रहा था, 2% की कोई वृद्धि, मामूली सी वृद्धि थी। इसका भी मैं आपको कारण बता दूं। इसका कारण ये था कि अंग्रेजों ने हमारे जो कुटीर उद्योग थे और लघु उद्योग थे और जो हस्तकला शिल्प उद्योग थे उनका पतन कर दिया था, यानी कि उनको धीरे धीरे खत्म या समाप्त कर दिया था। जो भी विकास हुआ बहुत धीमी गति से हुआ। चौथा देखिए असंतुलित विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हमारे द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर और थर्सरी सेक्टर थे, इनमें जनसंख्या में बहुत ज़्यादा कमी आई और जब इनमें कमी आएगी तो वृद्धि कहाँ होगी? कृषि व्यवसाय में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या और बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए वो लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में कम जनसंख्या अनुपात के लगे होने का प्रमुख कारण क्या था? इन क्षेत्रों का धीमा विकास। ठीक है, यानी कि कृषि ही व्यवसाय का प्रमुख साधन थी। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो कृषि का विकास हुआ वो कैसे हुआ? बहुत ही असंतुलित विकास हुआ। ठीक है बच्चों, तो आपने अभी केवल इतना जान लिया कि हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जनसंख्या के व्यवसाय वितरण की कौन कौन सी विशेषताएं रही थी। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए बच्चों, हम आज का एक और टॉपिक तैयार करते हैं इसी चैप्टर का, जो है हमारा विकास की आधारभूत संरचना। बच्चों ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट इसको हम बोलते हैं। जो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि किसी भी देश का जो विकास डिपेंड करता है वो वहाँ की आधारिक संरचनाओं पर ही विकास डिपेंड करता है। ठीक है, अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये आधारिक संरचना क्या होती है। तो देखिए आप समझ जाइए, यहाँ पर ये लिखा है आधारभूत संरचनाओं से आशय उस पूंजी से होता है जो कि, देखिए अभी मैंने क्या बताया कि आधारभूत संरचनाओं से आशय उस पूंजी से होता है जो कि किस किस में लगी होती है? ध्यान से देखना सब, जो कि परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, और हमारे जो बेसिक इंडस्ट्री होती है मूल उद्योग, इन सभी सामाजिक सेवाओं के रूप में विद्यमान रहती है। तो इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं आधारभूत संरचना। ठीक है बच्चों, तो अब आधारभूत संरचनाओं के बारे में जान चुके हैं, यानी कि जब किसी भी देश की पूंजी इन सब चीज़ों में लगी हो, परिवहन, संचार, ऊर्जा, मूल उद्योग, यानी कि इन सब सामाजिक सेवाओं में लगी हो, तो उसे हम बोलते हैं आधारभूत संरचना। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब हम आधारभूत संरचनाओं के बारे में जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों को हम आधारभूत संरचना कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट है ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, पहला आर्थिक आधारभूत संरचना और दूसरा सामाजिक आधारभूत संरचना। ठीक है, तो आज बच्चों हम केवल इनके नाम पढ़ लेंगे कि आर्थिक आधारभूत संरचनाएं कौन कौन सी है और सामाजिक आधारभूत संरचनाएं कौन कौन सी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि आधारभूत संरचनाएं आर्थिक जो है वो ऊर्जा, परिवहन, संचार, इनका क्या महत्व है, कौन कौन सी ऊर्जा के साधन है, कौन कौन से परिवहन के साधन है, क्या महत्व है इसका, संचार के साधन और उनका महत्व, इन सब के बारे में विस्तार से नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे ही सामाजिक आधारभूत संरचनाओं के बारे में जानेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। ठीक है, तो पहले हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं आज की वीडियो में कि विकास की जो आधारभूत संरचना है वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहले आर्थिक आधारभूत संरचना और दूसरी सामाजिक आधारभूत संरचना। तो बच्चों आर्थिक आधारभूत संरचनाओं को हमने तीन पार्ट्स में पुनः तीन भागों में बांट दिया। पहले ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि किसी भी देश में
विकास अगर करना है तो वहाँ पे ऊर्जा का होना बहुत ही आवश्यक है। वहाँ के निवासियों में एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, वहाँ के विकास के लिए परिवहन के साधनों का भी होना जरूरी है, चाहे वो रेल परिवहन हो, चाहे वायु मार्ग परिवहन हो, चाहे जल परिवहन हो, चाहे सड़क परिवहन हो, ये सब होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आर्थिक आधार संरचना में है संचार या संदेश वहन, यानी कि कम्युनिकेशन। बिजनेस करने के लिए यानी कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए संचार के साधनों का होना बिल्कुल वैसे ही आवश्यक है जैसे व्यवसाय का लाभ में होना या मनुष्य के अंदर रीढ़ की हड्डी का होना, ऐसे आवश्यक है संचार। क्योंकि अगर संचार के साधन नहीं होंगे, संचार के साधन आप जानते हैं मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, यानी कि अपने सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने के जितने भी माध्यम है वो सब हमारे संचार या संदेश वहन के साधनों में आ जाते हैं। तो ये हमारी आर्थिक आधार संरचना होती है। आप जानते हैं कि सामाजिक आधार संरचना में क्या क्या है। देखिए, सामाजिक आधार संरचना में आपकी सबसे पहले आती है एजुकेशन। ये हमारा शिक्षा विकास का आधार है। आपने सुना होगा ये स्लोगन है कि शिक्षा विकास क्या है, आधार। विकास किसका होता है, समाज। इसलिए सामाजिक आधार संरचना में किसको माना सबसे पहला, शिक्षा को। तो इसमें भी इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। तो ये हम विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया नेक्स्ट वीडियो। दूसरा आपका स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। इसमें भी हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि बुजुर्गों का स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है, बालकों के स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है और वयस्कों का कैसे ध्यान, पूरा स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। इसके बाद फिर आती है सबसे मुख्य जो समस्या है वो है आवास की। आवास का मतलब होता है रेसिडेंट। क्योंकि अगर जिस समाज में अगर जिन लोगों के पास रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं है, मकान नहीं है उनके पास, तो समझ जाइए वहाँ का जीवन स्तर जो होता है वो बहुत ही निम्न क्वालिटी का माना जाता है, निम्न स्तर का माना जाता है अगर उनके पास रहने के लिए ये आवास की सुविधा नहीं है। तो बच्चों, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, ये तीनों चीज़ें आती हैं हमारी सामाजिक आधार संरचना में। और ऊर्जा, परिवहन और संचार या संदेश वहन, ये आते हैं हमारे आर्थिक आधार संरचना। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनके बारे में जब विस्तार से पढ़ेंगे ना, आर्थिक आधार को संरचना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे पूरे विस्तार से, ऊर्जा के संसाधन वगैरह, ठीक है, परिवहन को, संचार। चलिए, तो अब हम आज का वीडियो हिसाब करते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो विद्यालय में आके डाउट क्लियर कर सकते हैं।